शिक्षक साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो विशेषकर शिक्षकों के लिए बनाया गया है। तो आप सभी जान रहे हैं कि इस वर्ष केंद्रीकृत परीक्षा होने वाला है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का। तो कक्षा 5वीं के पेपर में कौन से विषय में कौन कौन से पार्ट से कितने कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि किस पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो हम उसी के अनुसार बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट से कितने कितने नंबर का प्रश्न और किस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जानेंगे। साथ ही साथ एक मॉडल प्रश्न पेपर को किस तरह से हल किया जाएगा। ठीक है, आपको मॉडल प्रश्न पत्र भी देखने को मिलेगा। उसमें जो प्रश्न होंगे वो केवल एक उदाहरण है, याद रखना। अभी जो हल करके बताऊंगा वो प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन उसी तरह से जो प्रश्न पेपर का निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक, तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। तो देखेंगे कक्षा 5वीं विषय गणित के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जाने 1 नंबर का क्वेश्चन। देखो 1 अंक का जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये यहाँ देखिए 1 लिखा है, किसके सीधा में लिखा है, देखो संख्याएं, यानी संख्याएं नामक पाठ 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ पर देखो और 1 लिखा है, तो ये किसके सीधा में है, देखो ऐकिक नियम और ये औसत। ठीक, और इसको देखो दशमलव और ये कोण के सीधा में है 1। तो ये कुल 1 नंबर का 5 प्रश्न आएगा सही विकल्प के रूप में, और ये 5 पार्ट से आने वाला है। कुल कौन कौन सा पार्ट आप लोग पुस्तक में चिन्ह कर लेना। पहला है संख्याएं, उसके बाद दूसरा है ऐकिक नियम, तीसरा है औसत, चौथा है दशमलव, पांचवा है कोण। तो ये 5 पार्ट से 5 सही विकल्प वाला प्रश्न आएगा। तो 1 नंबर का अगर प्रश्न तैयारी करवा रहे हैं तो इन्हीं 5 पार्ट से आप लोग तैयारी करवाइए। ठीक, अब अगला देखें, ये 2 अंक वाला प्रश्न कौन कौन से पार्ट से आने वाला है। तो देखो 2 अंक वाले तालिका में यहाँ 1 लिखा है, किसके सीधा में है, लाभ हानि, यानी लाभ हानि वाला पार्ट से 2 अंक का प्रश्न आएगा, यानी अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर है 2 अंक के प्रश्न, कहाँ से, मुद्रा से, जिसमें रुपया को पैसा में बदलना, पैसा को रुपया में बदलना, ये वाला प्रश्न भी 2 नंबर का 1 आएगा अति लघुत्तरी के रूप में। उसके बाद यहाँ भी देखो 1 लिखा है, तो 2 नंबर का प्रश्न समय नामक जो पाठ है उसमें से भी आएगा। समय वाला पाठ में क्या होता है, सेकंड को मिनट बनाना, मिनट को घंटा बनाना, इस तरह परिवर्तन करने वाला और जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, तो समय वाला पाठ से भी 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा अति लघुत्तरी के रूप में। उसके बाद देखें यहाँ पर देखो लिखा है एक और 2 अंक वाले में, तो ये पहेलियाँ पैटर्न है। तो पहेलियाँ और पैटर्न से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा 1-2 नंबर का। तो कुल मिला के 2 नंबर का कुल 4 प्रश्न आएगा, टोटल हो गए 8 नंबर, जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, अति लघुत्तरी। ठीक, तो इस बात को कॉपी में नोट कर लीजिए। 2 नंबर वाले कुल 4 प्रश्न आएंगे, टोटल अंक हो जाएंगे 8। और वो प्रश्न का प्रारूप कैसा रहेगा, अति लघुत्तरी, यानी कम शब्दों में उसका उत्तर लिखना रहता है। क्लियर, चलो देखते हैं अब 3 नंबर यानी 3 अंक 4 अंक वाले प्रश्न कितने कितने आएंगे और कौन से पार्ट से आने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ 3 अंक लिखा है, तो यहाँ देखो 1 लिखा है, किसके सीधा में, देखो ये संक्रियाएं, यानी जो संक्रियाएं वाला पाठ है जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये कुल 4 संक्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं से संबंधित एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है एक कौन से में, गुणज एवं गुणनखंड। तो गुणज एवं गुणनखंड पाठ से भी एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ भी लिखा है किसमें, भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, तुल्य भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, इससे संबंधित प्रश्न भी एक 3 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो +1 लिखा है, ये किस में लिखा है, ये
सम्मिति। तो सम्मिति वाला पार्ट से भी एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, अगला देखें, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, किसके सिद्धांत में है, आंकड़ों का निरूपण, यानी दंड आरेख से संबंधित पार्ट से भी एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाना है। ठीक, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें देखना कुछ जगह स्टार का चिन्ह है, कुछ जगह स्टार का चिन्ह है। देखो यहाँ पर स्टार का चिन्ह है ना, इसका मतलब है 2 स्टार का चिन्ह है, मतलब 2 प्रश्न अथवा के रूप में रहेंगे। यानी प्रश्न कितने आने हैं 3 नंबर का, देखो 1 2 3 4 5, यानी 3 गुणित 5, 3 नंबर का कुल 5 प्रश्न हो गए, यानी कुल 15 अंक का होगा। ये लघु उत्तरी प्रश्न कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न कहलाएंगे। और ये 3 नंबर वाले कुल 7 प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन 5 प्रश्न को हल करना है, यानी 2 प्रश्न अथवा के रूप में रहेंगे। ये स्टार का यहाँ यही मतलब है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 3 नंबर वाले कुल 7 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 5 प्रश्न को ही हल करना रहेगा। ठीक, और टोटल नंबर होगा 15 नंबर का। क्लियर। अब चलो देखते हैं 4 नंबर वाले कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से आप लोग 4 अंक लिखा है, उसके नीचे यहाँ स्टार है, स्टार का मतलब अथवा देना है। यहाँ 1 नंबर, तो एक लिखा है, तो इसको देखो कौन से पार्ट से है ये, इसके सीधा में आए धारिता, यानी धारिता वाला पार्ट से एक 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, दीर्घ उत्तरी वाला। ठीक है, और यहाँ याद रखो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हर प्रश्न में अथवा के रूप में एक और प्रश्न भी रहेगा, यानी कुल दोनों में से एक प्रश्न बनाना रहेगा। यहाँ देखें एक इधर भी लिखा है, किसके सीधा में है, बिल बनाना। तो बिल बनाना से संबंधित जो पाठ है उसमें से भी 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। धारिता जिसमें लीटर मिलीलीटर से संबंधित बताया गया है उसमें से भी पूछा जाएगा। और यहाँ देखो ये, तो ये परिमाप, तो परिमाप से भी एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह 4 नंबर वाले कुल 3 प्रश्न आएंगे, तो टोटल अंक हो गए 12। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या कुल कितना रहेगा, 3 रहेगा, और हर दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 अंक का होगा, और हर दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न में एक अथवा के रूप में भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 3 प्रश्न को हल करना रहेगा। ठीक, प्रश्न के साथ जो अथवा के रूप में रहेगा उन्हीं में से किसी एक को हल करना रहेगा। ठीक, तो इस तरह बच्चों टोटल प्रश्न कितने के हो गए, 40 नंबर के। तो इस तरह शिक्षक साथियों जो टोटल नंबर यानी कुल नंबर होगा 40 अंक का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 40 अंक का प्रश्न रहेगा, और हमने अभी बता दिया दीर्घ उत्तरी प्रश्न 12 और लघु उत्तरी 15, इस तरह से भी बताया, उस हिसाब से प्रश्न आएंगे। चलिए अब आगे गणित का एक मॉडल पेपर लेते हैं, और उसको किस तरह बच्चों को हल करना सिखाना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए मॉडल पेपर लाते हैं। चलिए देखिए ये मॉडल पेपर आ गया। तो पहले जो प्रश्न लिखा रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, और वो कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो कुल कितना हो गया, 5 अंक, स्वाभाविक सी बात है। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, तो टोटल हो गया कुल 5 अंक। अब देखो यह एक मॉडल पेपर है, याद रखना ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, इसी तरह के पूछे जा सकते हैं, एक सैंपल है, उदाहरण है। क्लियर, इस बात को याद रखना। तो देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन कर लिखो। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 30,360 को अंकों में लिखते हैं। ठीक, अब देखो पहले क्या करना चाहिए, पहले इधर से इकाई तरफ से मिलाते जाओ। 60 लिखा है तो 60 तो देखो सब में लिखा है। फिर 300 लिखा है, देखो 60 के बगल में क्या 300, 300 देखो किस में लिखा है, इसमें देखो सैकड़ा की जगह में 6 लिखा है, तो तब तो 600 पढ़ेंगे, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें देखो सैकड़ा में 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है, इसमें भी 3 लिखा है। ठीक है भाई, अब 300 तो तीनों में लिखा है, इसमें नहीं लिखा था इसलिए गलत हो गया। अब लिखा है 30,000, तो 1000 की जगह में 30 होना चाहिए, तो यहाँ देखो 1000 की जगह में इसमें 3 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, 3000 लिखा है। इसमें देखें तो 1000 की जगह में 30 लिखा है। ठीक, तो यही इसका सही उत्तर है।
तो कैसे करेंगे, यहाँ तो करोड़ में लिखा है, करके देख लो। तो क्या करेंगे हम इसको, अब ये जो सही उत्तर मिल गया ना, पहचान लिए कि हाँ ये लिखा है भाई, ये देखो 30,360 ऐसे लिखा है। पहचानने का सही तरीका क्या है, हजार वाला स्थान और सैकड़ा वाला स्थान के बीच में कॉमा लगा दो। तो सैकड़ा के बाद कॉमा लग गया तो इधर वाला हजार है, इधर वाला ये सैकड़ा है, और इसको तो एक साथ पढ़ा जाता है ना इकायदा है। तो 30,360 यही लिखा है, तो बस ये सी में उत्तर लिखा है ना, तो सी को ऐसे लिखेंगे, फिर 30,360 इस तरह से जो प्रश्न पेपर मिलेगा आपको उसमें बनाना है। ठीक, पहले सही विकल्प ढूंढेंगे, उस पर इस तरह राइट चिन्ह लगा देंगे, और राइट चिन्ह जिसको लगाए हैं उसी ऑप्शन को देख के ये खाली स्थान में लिखना है। ठीक है, बच्चों को लिखना सिखाना है। चलो देखें अगला, यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 30 रुपये है तो 3 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। एक चीज़ भी हमारे शिक्षक साथी ध्यान देंगे, ये जो पहला जो प्रश्न है वो कौन से पाठ से है, संख्याएं। आप जब कक्षा 5वीं का गणित पुस्तक खोलेंगे तो देखना पहला पाठ संख्याएं लिखा है, और संख्याएं वाला पाठ में क्या क्या चीज़ बताया है, अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना, शब्दों को अंकों में, और पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या लिख पाना। ठीक है, इस तरह के प्रश्न, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न और निकटतम मान से संबंधित प्रश्न को शामिल किया गया है। तो उन सभी टॉपिकों में से कोई एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये शब्दों में लिखा उसको अंकों में लिखने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो दूसरा को देखें तो ये ऐकिक नियम से संबंधित प्रश्न है, और मैंने अभी बताया कौन से पाठ से कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो उसमें आप देखना ऐकिक नियम से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इसीलिए यहाँ ऐकिक नियम का प्रश्न छपा है मॉडल प्रश्न में। ठीक है, मॉडल पेपर में। यदि 1 लीटर पेट्रोल 30 रुपया है तो 3 लीटर पेट्रोल कहाँ है। भाई एक का दाम पता है तो एक का दाम पता रहता है, तो एक से अधिक का जानना है तो उससे गुणा कर देते हैं। तो 30 दिया क्या होता है 90, तो इस तरह 90 रुपये हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ पर लिखा है ये, तो इसी को देख के यहाँ लिखना है भाई, सी लिखेंगे, 90 लिखा है, फिर रुपये, इस तरह से लिखेगा बच्चा। क्लियर। तो ऐकिक नियम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एक का भाव पता है हमको, यहाँ 1 लीटर का, एक से अधिक का जानना है तो एक का भाव पता है तो उससे गुणा कर देते हैं। अधिक का पता रहता, एक का जानना रहता तो उसको भाग करते वस्तुओं की संख्या से, वस्तु की मात्रा से कहें। ठीक है, तो आप ऐकिक नियम से संबंधित प्रश्नों को तैयारी करवाइए, सरल वाला आएगा भाई, 1 नंबर का पूछेगा वो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे भी 1 नंबर का प्रश्न आना है, याद रखें। ठीक, अगला देखें प्रश्न 3, संख्याएं 30, 50 और 40 का औसत कितना होगा। देखो ये औसत वाला पाठ का है, मैंने अभी बताया कि औसत पाठ से भी 1 नंबर का एक सही विकल्प वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो औसत कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, उसका सूत्र अगर बच्चों को पता है तो उसमें क्या करेगा, वो आंकड़ों का योगफल करेगा। तो 30 है, 50 है, 40, ये क्या है आंकड़ा है, इसी को आंकड़ा बोलते हैं। यहाँ जो संख्या दिया है प्रश्न में वो आंकड़ा है। अब उसको जोड़ेंगे, कितना ठो आंकड़ा है, 1, 2, 3 ठो आंकड़ा, तो 3 से भाग करेंगे ये। अब 30, 50, 40 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 का 0, 3, 5, 8, 8, 4, 12, 120। अब 120 को 3 से भाग करना है, तो भाग ऐसे भी कर सकते हो, 120 को 3 से भाग करना है तो 3 चौक 12, क्या बचा शेष 0, उतारेंगे 0 तो फिर 3 का पहाड़ा 0 बार, तो क्या मिला हमको उत्तर 40। भागफल के रूप में क्या मिला 40, तो यही भागफल औसत होता है, तो ये 40 हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखो ऑप्शन ए में दिया है तो यहाँ ए लिखेंगे खाली स्थान में, फिर ये 40 को लिखेंगे। ठीक, तो जितना भी सही विकल्प वाला प्रश्न आएगा पहले उसको जो प्रश्न पेपर में खाली जगह रहेगा वहाँ हल करना है। सही उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद उस पर चिन्ह करना है राइट का, और उस ऑप्शन को, ये जो नीचे में खाली स्थान है वहाँ देख के लिखना भी है। ठीक है, तो
तो इस तरह से बच्चों को तैयारी करवाइए। चलिए देखें चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न आ गया। चौथा प्रश्न में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी दशमलव संख्या सबसे बड़ी है। मैंने बताया था दशमलव वाली पार्ट से भी 1 नंबर का प्रश्न सही विकल्प के रूप में पूछा जाएगा। अब यहाँ कौन सी दशमलव वाली संख्या सबसे बड़ी है कह रहा है, तो जब भी दशमलव वाली संख्या कहे या कोई भी पूर्ण संख्या कहे उसमें दशमलव के इस पार को देखना है। तो इसमें 22 लिखा है, इसमें 22 लिखा है, इसमें भी 22 लिखा है, इसमें भी 22, तो दशमलव के इधर, ठीक है, बाएं तरफ तो दो सब में 22 लिखा है, तो अब हमको दशमलव के दाएं तरफ को देखना है। तो इसमें देखो दशमलव के बाद 3 4 लिखा है, और दूसरा वाला में देखें तो दशमलव के बाद 5 6 लिखा है, तीसरा वाला में देखें तो दशमलव के बाद 1 4 लिखा है, और चौथा वाला में देखें तो दशमलव के बाद 9 0 लिखा है। तो इस चीज को केवल ध्यान दो, ये बिना दशमलव की संख्या ऐसे मान के चलो, क्योंकि इधर तो सब बराबर है ना। तो यहाँ देखें 34, ये 56, ये 14, ये 90। तो मैं आप लोगों से पूछूं इसमें से कौन बड़ा है, दशमलव को मत देखो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये 90 बड़ा है। इसका मतलब ये 22.90 जो लिखा है वही सबसे बड़ी संख्या है दशमलव वाला। तो ये ऑप्शन डी में लिखा है। बस यहाँ राइट चिन्ह करेंगे, और डी में लिखा है तो डी ऐसे लिखेंगे, और 22.90 ये हो जाएगा चौथा प्रश्न का आंसर। क्लियर। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है जी। अगला देखिए, जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है उस कोण को क्या कहते हैं। तो बच्चों जिस कोण का माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे कहा जाता है अधिक कोण। क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। ये आप लोग पुस्तक में जरूर पढ़े होंगे। देखो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी में राइट करेंगे और फिर ऑप्शन सी को ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भाई अधिक कोण। ठीक, तो ये हो गया हमारा 5 सही विकल्प से संबंधित प्रश्न। तो आप लोगों को जिस पार्ट से सही विकल्प का प्रश्न पूछा जाएगा उसी पार्ट से ही छोटे प्रश्न तैयारी करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सही विकल्प वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो कोण वाला पार्ट में आप जितना भी कोण से संबंधित है वो तैयारी कर लेना। जैसे 90 अंश से कम, 0 अंश से अधिक हो तो न्यून कोण बोलते हैं, 90 अंश के कोण को सम कोण बोलते हैं, 90 अंश से अधिक हो 180 से कम हो तब अधिक कोण कहलाता है। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न शुरू होता है अति लघुत्तरी प्रश्न। अब देखो क्या लिखा है अति लघुत्तरी में। पहला प्रश्न क्या है, 7 रुपये को पैसे में बदलो। तो जब भी रुपये को पैसा में बदलते हैं ना, रुपये को पैसा में बदलना हो तो उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, वो पैसा बन जाता है। तो 7 का गुणा 100 से करोगे क्या होगा, 700। तो इस तरह 700 पैसे हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सी बात। लेकिन ये तो मैं बता दिया कि ऐसे लिखना है, लेकिन इसको परीक्षा में आप कैसे हल करोगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसको इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो रुपये को पैसे में बदलना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस नियम को लिखना है। तो नियम क्या है कि 1 रुपया बराबर तुमने सीखा है कि 100 पैसे होता है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो प्रश्न में पूछा है 7 रुपये का, तो 7 रुपये का अधिक होगा, अधिक होगा माने गुणा होगा, तो गुणा होगा किससे, 7 से। तो इस तरह लिखना है इसको ना, ऐसे बनाना है। पहले लिखेंगे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, चूंकि करके लिखना इधर ऐसे, चूंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे इसलिए 7 रुपये बराबर हो जाएगा 100 से अधिक पैसे होंगे। तो अधिक की स्थिति में गुणा करते हैं, तो 100 का 7 से गुणा करेंगे क्या होगा, 700 पैसे। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ लिख लोगे भाई, ये उत्तर है कर कैसे। क्लियर।
तो ऐसे हल करना है सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो देखें अब 8वां नंबर का प्रश्न क्या लिखा है, 6 बजे को घड़ी में दर्शाओ। अब 6 बजे कैसे बजता है ध्यान दो। देखो बीच में क्या रहता है, इस तरफ कांटा रहता है, ठीक, बीच में बिंदी होता है और यहाँ 12 लिखा रहता है, यहाँ 6 लिखा रहता है, यहाँ 12, यहाँ 6, इधर 3, इधर 9, इस तरह लिखा रहता है। 6 बजे क्या होता है ध्यान से देखो, जब भी फिक्स कोई टाइम बजा हो, 6 बजा हो, 5 बजा हो, 7 बजा हो, 8 बजा हो, तो मिनट कांटा हमेशा 12 में होता है। कब? जब फिक्स टाइम हो, उसमें मिनट ना लिखा हो। तो 6 बजे कह रहे हैं ना, 6:05 की 10 मिनट ऐसा थोड़ी लिखा है, फिक्स है 6 बजे। तो याद रखो, चाहे 3 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, 5 बजे हो, मिनट कांटा फिक्स टाइम में मिनट 12 में होता है। और घंटा कांटा कितना बजा है उसके सितम से 6 बजे में, तो इस तरह घंटा कांटा छोटा बनाएंगे थोड़ा, ये मिनट कांटा बड़ा बनाना है, तो 6 के सीधा में बनाएंगे किसको, घंटा कांटा को, मिनट कांटा को 12 में। क्लियर? चलिए थोड़ा सा एक और घड़ी बना के बताता हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए प्रश्न में यहाँ 6 के जगह में, ये 6 के जगह में, ठीक है, 6 के जगह में प्रश्न में पूछता है यहाँ 9 बजे को घड़ी में दर्शाइए। तो क्या करते, सिंपल सा है, छोटा कांटा बनाते एक, उसको 9 सीधा में रखते ऐसे 9 दिशा में, और बड़ा कांटा को 12 की दिशा में ऐसे, ये हो गया 9 बजे। ठीक, प्रश्न में 6 बजे पूछा था, तो छोटे कांटा को 6 की दिशा में, बड़े कांटा को 12 की दिशा में रखते हैं। मान लो 3 बजे को दर्शाओ कहता है, तो सिंपल सा है, छोटे कांटा को 3 के सीधा में कर देते हैं, 3 की दिशा में, और बड़े कांटा को 12। तो बड़ा कांटा हमेशा 12 के सीधा में रहेगा। कब? जब फिक्स टाइम पूछेगा प्रश्न में, तब मिनट नहीं लिखा रहेगा साथ में, वो फिक्स टाइम होता है। क्लियर बच्चों? चलिए, तो इस तरह से हमको बनाना है। अब देखो, आपको ऐसे घड़ी का चित्र नहीं बनाना है, ये भी ध्यान दो। पता चला वीडियो देख के गए यार वहाँ अपना घड़ी बना रहे हो, नहीं, यहाँ जो चित्र में दिया है उसी में बनाना है। तो जैसे इसमें प्रश्न में देखो 6 बजे को घड़ी में दर्शाओ लिखा है ना, तो यहाँ से हम एक छोटा सा कांटा बनाएंगे 6 के सीधा में ऐसे, अब बड़ा कांटा बनाएंगे इस तरह 12 के सीधा में। ठीक, ये हो गया हमारा 6 बजे का कांटा। ठीक, ऐसे ही बनाना है। क्लियर? चलो देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। देखो प्रश्न 9, निम्नलिखित आकृतियों का अगला क्रम बनाओ। ये कौन से पार्ट से है? पहेली वाला पार्ट से, पहेली और पैटर्न, इस पार्ट से भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, 1 2 खाने बने हैं, यहाँ 1 2 3 4 बराबर खानों में बटा है, ये 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 से फिर 4 हुआ, 4 से 6 हुआ। अब दिख रहा होगा आप लोगों को 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो इस बार क्या बनेगा जी, सिंपल सी बात है, ये ऐसे बनेगा। अब इस बार ये कितना, 8 खाने, 6 के बाद 8 हो जाएगा, तो 8 ऐसे बनाना है भाई, ऐसे करके, ये देखो ऐसा चित्र बनेगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये जो 2-3 चित्र दिए हैं, इनको देख के समझना रहता है कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ 2 डिब्बा बना, फिर 4 बराबर, उसके बाद 6, तो इस बार 8 बनेगा, तो ऐसे चित्र बनाना है। आगे की ओर बढ़ रहा है ना, इस साइड में देखो ऐसे बना, फिर उसी के बगल में बनाया, फिर उसी के बगल में बनाया, ऐसे बना है। ठीक, तो ऐसे है। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। अब देखो ये प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 5, और हर लघुत्तरी प्रश्न होगा 3 अंक का, तो कुल 15 अंक के लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। क्लियर? देखो एक सैंपल ग्रुप में दिया है, उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ ए में, देखो बीच में ये घटाने का चिन्ह है ना, याद रखना, माने घटाने के लिए कह रहा है। तो ये जो संख्या दिया है इसको इस तरह लिख लेंगे सीधा सीधा में, फिर इसको घटाना है। तो 6 में से 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा, तो इससे लेंगे भाई,
तो इसमें से एक इसको दे दिए तो इसके पास बचा 3। अब 16 बन गया है तो 16 में से 7 घट सकता है तो 16 में 7 गया 9। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 6 में से 6 घटाए 0। अब 2 में से 6 नहीं घट सकता तो इसमें से लो 1, 12 बन गया। अब इसको दे दिया 1 तो इसके पास 8 बचेगा। अब 12 में से 6 जाएगा 6, 8 में से तो 9 नहीं घट सकता ना, तो ये फिर इसको देगा तो ये 18 बन गया। 18 में से 9 गया 9। अब 8 में से 6 जाएगा तो 2। इस तरह ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। ऑप्शन ए को बनाएंगे ऐसे, फिर ऑप्शन बी को भी बनाना है। तो बी में क्या बनाना है देखो, 463 गुणित ये बी वाला है ना, बी का आंसर है, ये ए का आंसर है। अब ये नीचे में काफ़ी जगह रहेगा आपके पास, उधर आराम से बनाना है, ठीक है। अब बी को हल करें, 463/58 कैसे हल करते हैं गुणा, आप सब जान रहे हैं। पहले इकाई का गुणा करते हैं तीनों के साथ, इकाई का गुणा इकाई से करो। 8 तिया 24 की 4 हासिल 2। अब 8 का गुणा जिसके पास ऊपर हासिल दें उसी के साथ करना है। तो 8 छक्का 48, 48 2 50 हासिल 5, 8 चौक 32, 32 5 37। ये हो गया हमारा इकाई का गुणा खत्म, ठीक। इकाई का कर लिए, अब दहाई का करना है। तो दहाई में क्या है जी, 5 है, 5 दिया। अब देखो इकाई का हो गया तो इकाई में 0 ना, क्योंकि दहाई का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 आना फिक्स है, इसीलिए 0 लिखा जाता है इकाई में, याद रखो। 5 दिया 15 हासिल 1, 5 छक्का 30, 30 1 31 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23 हो गया। पहाड़ा पढ़ लिए सबका, अब जोड़ो 4 5 7 1 8 3 3 6 2 की 2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर बी का, और ये हो गया ये प्रश्न का आंसर, ठीक। तो इस तरह से घटाव का प्रश्न पूछा जा सकता है, जोड़ का प्रश्न पूछा जा सकता है, गुणा का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कौन से पार्ट का है जी, ये जो 3 नंबर का प्रश्न बना रहे हैं लघुत्तरी टाइप, ये कौन से पार्ट का है, संक्रियाएं, यानी जिसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग, इन्हीं चारों को संक्रियाएं बोलते हैं। तो उससे भी संबंधित, यानी इस पाठ संक्रियाएं नामक पाठ से इस तरह 3 नंबर का एक प्रश्न आना फिक्स है। तो आप उसमें से अच्छे से तैयारी कीजिए, चारों तरह का, चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, संख्यात्मक हो या इबारती प्रश्न, कोई भी पूछा जा सकता है। क्लियर। चलो देखिए अगला प्रश्न। ये देखिए अब प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न 11 में, यदि 642 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती हैं तो 4 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है। अगर ये प्रश्न नहीं आता रहेगा तो आप ये प्रश्न बना सकते हो। इसमें 3 प्रश्न बनाना पड़ेंगे, इसमें फिर तीनों प्रश्न बनाने पड़ेंगे। ठीक है। या तो आप इस प्रश्न को बनाओ, ये नहीं जानते तो फिर ये तीनों बनाओ, तब आपको वो 3 नंबर मिलेगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले ऊपर का बना के बताता हूँ। ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो ऐकिक नियम क्या कहता है, चूंकि वाला चिन्ह करो पहले, चूंकि 6 कुर्सी कितना मिलता है जी, 642 रुपया में। तो पहले 1 का जानेंगे, जब तक 1 का नहीं जानेंगे अधिक का नहीं जान सकते। हमको 4 कुर्सी का भाव पूछा है, वो 4 कुर्सियों का मूल्य, तो 1 कुर्सी का तो मूल्य ही पता नहीं है, तो पहले 1 कुर्सी का, तो 6 कुर्सी का 642 रुपया है। ठीक। तो 1 कुर्सी का कम होगा, 642 रुपये से कम होगा, यानी भाग करना रहता है किससे, वस्तु की संख्या से। तो कितना वस्तु है, 6 है, तो 6 से भाग करो भाई। तो देखो यहाँ भाग करके बता देता हूँ अलग से, 642 को 6 से, तो 6 कम 6 घटाए तो बचा 0, 4 उतारेंगे तो 6 का पहाड़ा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। याद रखना दोनों अंक एक साथ नहीं उतारते, तो 0 बार पढ़ेंगे, तो 6 0 0 बचा 4, अब उतारेंगे 2, ये बना 42। तो इस तरह 6 7 42 क्या आया, भागफल 107। तो यही हो जाएगा इसका उत्तर 107 रुपये, किसका, 1 कुर्सी का। अब 1 कुर्सी का पता चला है 107, पूछा है प्रश्न में 4, अतः
अब लिखेंगे अतः 4 कुर्सी। तो 4 कुर्सी 107 रुपया से अधिक में मिलेंगे। 107 रुपया से अधिक में मिलेंगे क्योंकि एक कुर्सी 107 में मिल रहा है। तो 4 कुर्सी अधिक, अधिक माने गुणा। तो कितना कुर्सी चाहिए? 4, तो 4 से गुणा। चलो भाई गुणा करें। 4 सत्ते 28, हासिल 2, तो शून्य है आगे तो 2 लिखाएगा ही, और 4 एकम 4। इस तरह हो गया 428 रुपये। अतः 4 कुर्सी 428 रुपये में मिलेंगे। सिंपल है। तो जब भी ऐकिक नियम के प्रश्न में अधिक का दाम दिया है, 6 कुर्सी का दाम दिया है, पूछ रहा है 4 कुर्सी का, तो पहले 1 का जानेंगे। तो 1 कुर्सी का पहले निकाले, या 1 का जान गए तो कितना का भी जान सकते हो। भाई आपको 1 पेन का बता दें 5 रुपया मिलता है, तो 5 पेन का पूछें कि 10 पेन का पूछें, 1 पेन के भाव को तुरंत गुणा कर लेते हैं। ठीक। और 1 का नहीं पता हो तो पहले भाग करके 1 का दाम जाना जाता है। अब भाग किससे करते हैं? तो वस्तु की संख्या से। रुपया जानना है, मूल्य जानना है, तो हमेशा वस्तु की संख्या का गुणा या भाग किया जाता है। 1 का जानना है तो भाग करना है, कितना वस्तु है उससे। अधिक का जानना है तो कितना भी वस्तु खरीद रहे हो उससे गुणा करते हैं। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटाता हूँ, अब नीचे का प्रश्न हल करके बताता हूँ। चलिए देखें, ऊपर का तो जान गए, अब ये देखते हैं इसको, ए को। ठीक है, क्या लिखा है देखो, 5/16 धन 7/16। सिंपल है। करते क्या है बच्चों, हर देखो एक जैसा है, तो जब भी ऐसे प्रश्न को हल करें, हर समान हो तो उसे एक बार लिख लिया जाता है। हर समान हो भिन्न के जोड़ में तो उसे एक भी बार लिखेंगे। और अंशों को जोड़ना है तो अंश में क्या लिखा है, 5 और 7, इसी को जोड़ेंगे जी। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 7 कितना हुआ, 12, और हर में जो लिखा है वही रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। किसका, ये ए वाले प्रश्न का। 5/16 धन 7/16 को जोड़ेंगे तो हर समान है, इसलिए हर में 16 ही रहेगा। केवल अंशों को जोड़ेंगे तो अंश में क्या था, 5 और 7, तो जोड़ने के लिए धन चिन्ह लगाते हैं ना, तो 5 धन 7 12 हो गया। ये हो गया इसका उत्तर। समझ आ गया। अब ये बी को चलो यहाँ हल करके बता देता हूँ। 7/10 ऋण 3/10। जैसा कि अभी मैंने बताया, क्या करेंगे, हर में देखो एक समान संख्या है तो उसको एक बार लिखेंगे, अंश को आपस में घटाएंगे यहाँ। ठीक, 7 ऋण 3। जोड़ घटाव में याद रखना, हर में एक समान संख्या है तो उसको एक बार लिख दिया जाता है, और अंशों को धन चिन्ह है तो जोड़ेंगे, घटाव चिन्ह है तो घटाएंगे। तो 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 4, और नीचे में क्या है 10। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसका ये बी वाले प्रश्न का समझ आ गया। तो 2 प्रश्न तो जोड़ना और घटाना वाला जान गए। अगर हर समान हो तो ऐसा करना है, याद रखना। ठीक है, हर समान रहेगा, एक जैसा संख्या लिखा रहेगा हर में, तभी ऐसे जोड़ना या घटाना है, इस बात को याद रखना। चलो अगला प्रश्न सी को देखते हैं कैसे हल किया जाता है। चलो मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ। 2/5 गुणित 6/7 कैसे हल करते हैं, देखो। गुणा हो जब भी दो भिन्नों के बीच में तो अंशों का आपस में गुणा होता है। जो अंश में संख्या लिखा है, तो अंश में क्या लिखा है, 2 लिखा है गुणित 6। हर में क्या लिखा है, 5 गुणित 7। हर में लिखी हुई संख्या का हर के साथ गुणा, अंश में लिखी हुई संख्या का अंश के साथ गुणा। चलो कर लेते हैं, कितना आता है, 2 छक्का 12। अंशों में लिखी संख्या का गुणा करके अंश में लिखेंगे, हर में लिखी हुई संख्याओं का गुणा करके हर में, तो 5 सत्ते 35। बस यही तो आंसर है जी, हो गया हमारा सी भी हल हो गया। तो ऊपर में लिखे प्रश्न के अपेक्षा नीचे में भले ही 3 प्रश्न है, लेकिन तीनों सरल रूप में है। तो ध्यान से आप लोग देखना, अथवा वाला प्रश्न अगर ज़्यादा सरल लगे, उसको हल करना निश्चित रूप से जानते हो, तो नीचे वाला बना लेना। इन दोनों में से
एक ही बनाना है, अथवा जब भी दिया रहेगा तो या तो ऊपर का प्रश्न बनाना है या नीचे का, दोनों प्रश्न हल नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आ गया 12वां। निम्न आकृतियों के सभी संभव सममित अक्ष बनाओ। ये कह रहा था, ये सममिति वाला जो पाठ है उसमें से है। सममित अक्ष किसको बोलते हैं? जहाँ से रेखा खींचे तो दोनों तरफ एक बराबर आकृति बने, वो सममित अक्ष है। या कागज में कहते हैं कि कागज मान लो ये है एक, ठीक है, ऐसे चौकोन है मान लो, तो यहाँ से मान लो मैं एक रेखा खींचता हूँ, तो यहीं से अगर कागज को मोड़ूं तो ये वाला भाग इस वाले भाग को पूरी तरह ढक लेगा, तो ये रेखा सममित अक्ष है। लेकिन मैं इसको ऐसे खींच दूँ, यहाँ खींच दूँ, तो इधर ढकेंगे तो ये छोटा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा बराबर नहीं ढकेगा ना, तो ये सममित अक्ष नहीं है। लेकिन यहाँ बीचों बीच खींचूँ, इधर भी एक बराबर है, इधर भी एक बराबर, तब की स्थिति में सममित अक्ष कहलाएगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें कौन कौन सा सममित अक्ष बनेगा। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर ऐसे खींचूँ तो देखो इधर भी एक बराबर है, तो ये सममित अक्ष है। ठीक, उसी तरह यहाँ से देखें, क्या ऐसे खींच सकते हैं? यहाँ देखें इधर का साइड इधर का भी बराबर है, उसी तरह यहाँ भी देखें ऐसे, तो ये इसमें कुल 3 सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं। तो सभी संभव सममित अक्ष खींचना है बोला है, तो इसमें 3 बनेंगे। इसमें देखें तो इस तरह एक बनेगा, देखो बराबर हुआ, फिर ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे भी बनेगा, तो इसमें कुल 4 सममित अक्ष बनेंगे। बस इसमें भी वैसे ही बनेगा, ऐसे, इस तरह, ऐसे 4 सममित अक्ष इसमें बनेंगे। ठीक है, तो बांटते समय ध्यान देना सममित अक्ष वाले में। ये केवल उदाहरण बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग पुस्तक में है किस किस टाइप के चित्र है उसमें देख लेना सममित अक्ष से संबंधित, और सममित अक्ष क्या होता है ये भी देख लेना उदाहरण से, तो आपको समझ में आ जाएगा। सममित अक्ष मतलब उस लाइन के ऊपर नीचे अगल बगल एक बराबर साइज या एक ही टाइप का डिजाइन बनना चाहिए। क्लियर? तो वो सममित अक्ष से संबंधित प्रश्न को फिर आसानी से हल कर सकते हो जी। ठीक है, चलो देखें अगला प्रश्न। ये देखो इसमें क्या कह रहा है, 75 अंश और 45 अंश का कोण बनाओ। तो ये इसके लिए तो चांदा चाहिए, स्केल चाहिए, तो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लेना कोण कैसे बनाया जाता है। कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह एक पहले लाइन खींचा जाता है, फिर इस कोने में चांदा रखो या इस कोने में रखो, तो इधर मान लो ऐसे चांदा को रखोगे तो बीच वाला भाग जहाँ 90 अंश लिखा रहता है इधर आके एक जगह देखना ऐसे ही रहता है, तो बीच वाला बिंदु से ऐसे मिलाना है और रेखा से रेखा मिलाना है इधर। ठीक है, उसके बाद 75 अंश का कह रहा है तो 90 सीधा लगभग 75 अंश आता है, तो यहाँ 75 लिखा रहेगा मान लो यहाँ पर, तो वहाँ बिंदी करेंगे और उसी को स्केल की सहायता से ऐसे मिलाएंगे, ये कौन बिंदी से लास्ट से ऐसे, तो वहाँ फिर यहाँ 75 अंश लिखेंगे। तो मैं यहाँ बताते नहीं बनेगा, यहाँ आप लोग कोण बनाने वाला जो प्रश्न है अपने शिक्षक से सीखिए। ठीक है, चलिए, तो कोण बनाने से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए तैयारी में रखिए उसको। ठीक है, चलिए देखिए अब ये प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 12-18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का जो विधि पुस्तक में दिया है आप उसी विधि से ज्ञात करेंगे। क्या दिया है उसमें देखो, ऐसे हल करके लिखोगे, क्या लिखना रहता है, 12 का महत्तम समापवर्तक जानना है तो पहले 12 का अपवर्तक लिखेंगे, 12 का अपवर्तक, 12 का अपवर्तक क्या क्या होता है, 1। अपवर्तक मीन्स होता है बच्चों 12 कौन कौन से संख्या के पहाड़ा में आता है उसको लिखना है। तो देखो 1 के पहाड़ा में सब आता है, 1 के बाद 2 के पहाड़ा में भी आता है 12, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे, 6 के पहाड़ा में आता है 6 दूनी 12, 7, 8, 9 के पहाड़ा में नहीं आता, सीधा 12 के पहाड़ा में आता है। अब 12 का लिख लिए, अब 18 का अपवर्तक लिखोगे, 18 का अपवर्तक इसी तरह हल करना है ना इसको। देखो 18 का 1 के पहाड़ा में 18 आएगा ही,
एक के पहाड़ा में हर संख्या आता है, याद रखना। सम संख्या है 18, इसलिए 2 के पहाड़ा में भी आएगा। 3 6 का 18 होता है, जान रहे हैं। 3 के बाद 4 के पहाड़ा में कभी 18 नहीं आता। 5 उसके बाद 6 के पहाड़ा में आता है, 6 दिया 18। उसके बाद 9 के पहाड़ा में आता है, 9 दूनी 18। उसके बाद 18 के ही पहाड़ा में आता है। अब देखें 12 व 18 का समान अपवर्तक लिखना है। समान या समान को और क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अपवर्तक। तो क्या है देखो, तो ध्यान से देखो। 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है। ठीक, तो 1 2 3 और 6 ये ऐसे संख्याएं हैं जो 12 का भी अपवर्तक है और 18 का भी। उसी को यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 6। तो 12 व 18 का समान कहें या उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या क्या मिला? 1 2 3 6। अब मैं कहूँ 12 व 18 का सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? सॉरी, यहाँ सबसे बड़ा उभयनिष्ठ या अब समान कह सकते हैं। तो 12 व 18 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक कौन सा है? तो ये कुल 4 उभयनिष्ठ अपवर्तक मिले 12 और 18 के। तो इसमें सबसे बड़ा कहें तो देखो 6 है, तो इसी को लिखना है 6। अब ये सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो फिर लिखेंगे 12 व 18 का महत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 6। यही इसका आंसर है। क्लियर? तो ये कुल 4 यहाँ अतः करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुल 5 स्टेप में ये महत्तम समापवर्तक निकालने का जो प्रक्रिया है वो पूरा होता है। ये 5 स्टेप करना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, क्या करना है? पहले 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो दोनों का अपवर्तक लिखेंगे। 12 और 18 का अपवर्तक लिखे, फिर 12 और 18 का समान या उभयनिष्ठ अपवर्तक को छांट के लिखेंगे। इस तरह देखो, गोला करके हमने छांटा। उसके बाद सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक छांटेंगे। उभयनिष्ठ तो जान गए, अब इनमें से सबसे बड़ा तो 6 मिला, और सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह लिखने के बाद यहाँ उत्तर दर्शाएंगे। ठीक, ये वाला हमारा उत्तर है। क्लियर? तो ऐसे हमको बच्चों को सिखाना है। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला प्रश्न क्या है। ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है। निम्नलिखित चित्रों में आकृतियों की संख्या गिनकर लिखो कह रहा है। ये आकृति है भाई, त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है। तो देखो त्रिभुज की संख्या तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो अंदर में। और त्रिभुज छूटा क्या? नहीं छूटा, तो 5 तक हुआ। तो त्रिभुज चित्र बना है, उसमें क्या लिखेंगे? नीचे में 5 लिखेंगे। अब वृत्त को देखो ऐसे गोला, तो 1 2 3 4 4 है, तो बस यहाँ लिखेंगे 4। आयत देखें तो 1 2 3, और बना है क्या? नहीं बना, 3 ही है, तो आयत के नीचे 3। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे इस प्रश्न को बनाना है। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो चलो देखें अगला। ये देखें यहाँ क्या कह रहा है। इसमें अथवा भी दिया है ना। तो देखो प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि एक बर्तन में 2.750 लीटर पानी आता है, तो ऐसे ही 5 बर्तनों में कुल कितने लीटर पानी आएगा? ऐकिक नियम का प्रश्न लग रहा है ना, और धारिता भी जुड़ा है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एक बर्तन का तो पता है जी हमको जी, चूंकि एक बर्तन में कितना है? 2.750 लीटर। अब पूछ रहा है कि 5 बर्तनों में,
तो सिंपल है, जान रहे हैं एक ही नियम, हमें 1 का पता है तो 5 का जानना है, तो उससे अधिक होगा भाई, ज़्यादा आएगा ना पानी। एक बर्तन में 2.750 लीटर आता है, तो 5 बर्तन में 2.750 से ज़्यादा आएगा, कितना? 5 बर्तन के बराबर, तो 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक, समझ आया? चलो करें गुणा। 5 शून्य शून्य, 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13। ठीक, ये आ गया 13.750 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ, अतः 5 बर्तन में 13.750 लीटर क्या क्या चीज़? पानी। तो पानी आएगा, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ध्यान रखो इसमें धारिता से संबंधित है ही, साथ ही साथ ऐकिक नियम का भी अवधारणा इसमें पूछ रहा है। क्लियर? तो इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऐसे बनाना है। चलो देखें नीचे के प्रश्न को कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को ये बाद में और देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, समझने के लिए, फिर बाद में भी देख सकते हो। फॉर्म देखो क्या लिखा है। 5 किलोग्राम मसाले में 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? जब भी पैकेट बनाने वाला प्रश्न आता है ना, या किसी डब्बा में भरना है, तो याद रखो वो भाग वाला प्रश्न है। तो यहाँ देखो लिखा है 5 किलोग्राम, अब भरना है हमको 250 ग्राम का पैकेट बनाना है, तो जो भर रहे हैं वैसे बनाना पड़ेगा पहले, यानी 1 किलोग्राम को पहले ग्राम बनाएंगे। भाई ग्राम बनाएंगे तभी तो भरेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है हम जान रहे हैं, 1000 ग्राम। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको ग्राम में भरना है, पैकेट बनाना है वो ग्राम में करना है, जबकि हमारे पास जो मसाला है वो किलोग्राम में है। तो ग्राम में भर रहे हैं तो किलोग्राम को ग्राम बनाए बगैर नहीं भर सकते, इस चीज़ को याद रखो। तो चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये जान रहे हैं, इसलिए 5 किलोग्राम बराबर ज़्यादा होगा, तो 1000 गुणित 5 ऐसे होगा। तो कितना हो जाएगा जी? 1000 का गुणा 5 से करेंगे 5000 ग्राम। तो इस तरह मिल गया हमको 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। बस अब मिल गया हमको। अब हमने क्या किया, 5 किलोग्राम को ग्राम बना लिया। बस अब क्या करेंगे, ये जो 5000 ग्राम बना, इसी को भाग करेंगे, कितना कितना पैकेट बनाना है, तो 250 ग्राम का पैकेट बनाना है, इससे भाग करेंगे। ठीक, कैसे भाग करते हैं देखो, 250 दूनी 500, क्या बचा? 0, क्या उतारेंगे? 0। तो 250 का कितना बार पढ़ा पड़ेंगे? 0 बार। कट गया, और कुछ उतारने के लिए है नहीं है। भागफल क्या मिला? 20 लिखेंगे। अतः 5 किलो ग्राम मसाला या मसाले से 250 ग्राम वाले कितने? 20 पैकेट बनेंगे, ऐसे करके लिखना है। ठीक, बनेंगे, समझ आया? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला 20 पैकेट। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या करना है आपको, जिसका भी पैकेट बनाना है उसको, जो पैकेट बना रहे हैं उसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई ग्राम में है, इसकी इकाई किलोग्राम में है। तो पैकेट हमको ग्राम बनाना है तो किलोग्राम को ग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो पहले ग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर भाग कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो भागफल आएगा उत्तर होता है। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। अब देखो ये प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो कह रहा है। परिमाप माने होता है ये चारों भुजा का माप। चतुर्भुज है तो चारों भुजा का माप, इसमें एक त्रिभुज भी दिया है तो इसके तीनों भुजा का माप। सिंपल है। तो ये परिमाप बराबर क्या हो जाएगा,
आयत है तो परिमाप लिखेंगे। अब इसका जो भुजा दिया है कितना दिया है 24, धन इधर 15, फिर 15, फिर 24, इस तरह। बस इसको जोड़ोगे तो इस तरह जोड़ना है। तो देखो क्या करोगे, 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, हासिल 1। अब ढाई में हासिल गया तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 78 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, ये हो गया परिमाप आयत का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लो। देखो ये किस तरह की आकृति है, आयत। क्या है, आयत। तो आयत का परिमाप का सूत्र लिख लो, क्योंकि पुस्तक में दिया है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे लिखा है। बस इस सूत्र में मार रखेंगे। 2 लंबाई कितना है, देखो जो बड़ा भुजा होता है उसको लंबाई बोलते हैं, तो 24, और चौड़ाई ये छोटे भुजा को तो 15। हल करो भाई, 2 और 15 24 को जोड़ो कितना होगा, तो 5 4 9 और 1 और 2 3। इस तरह कोष्टक के साथ 2 का गुणा है ना, याद रखो कुछ चिन्ह नहीं है यहाँ, मतलब गुणा होता है। तो 2 का 39 से गुणा करोगे तो देखो 2 9 18, हासिल 1, 2 3 6 1 7, आया 78। है सेंटीमीटर, है सेंटीमीटर। ये हो गया इस आयत का परिमाप। अतः लिखेंगे आयत का परिमाप ऐसे। कितना आया, 78 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है। क्लियर। तो ये हो गया आयत के परिमाप निकालने का या आयत के परिमाप लिखने का 2 तरीका। अब देखते हैं ये किसका, त्रिभुज का। चलिए, तो त्रिभुज का परिमाप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। चलो देखो ये त्रिभुज लिखा है, तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप जानना है तो तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे। ये भुजा देखो 5 है, फिर ये भुजा 4 है और ये भुजा 6 है। सेंटीमीटर लिखा है, मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे। चलो जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15 आ रहा है, तो 15 मीटर हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो गया भाई 15 मीटर त्रिभुज का। दूसरा नंबर का प्रश्न है तो दूसरा लिखेंगे ऐसे। क्लियर, इस तरह से बनाना था इसको। ठीक है बच्चों, ये लास्ट है। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले ना क्या करेंगे, देखो कितना सामान दिया है, 2 किलो आलू। एक व्यक्ति निम्न मूल्य सूची के अनुसार, ये मूल्य सूची है के अनुसार 2 किलो शक्कर, 2 किलो आलू और 1 किलो आटा खरीदा। इसके लिए एक बिल बनाओ कह रहा है, तो बिल ऐसे नीचे मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न है, इसके नीचे बिल ऐसे बना मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 सामान लिया तो 3 बराबर खंड में पहले इसको बांट लो। पहले इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, उसमें आपको बना बुनाया खंड मिलेगा। तो 3 बराबर खंड ऐसे बना रहेगा, और नहीं बना रहेगा तो बांट लेना। जितना सामान रहेगा उतना ही बांटना। ठीक, अब 3 सामान है तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सामान लिया। पहला सामान क्या लिया उसको देखो, ये शक्कर, तो यहाँ शक्कर लिखना। दूसरा सामान क्या लिया, आलू, इसमें आलू लिखना। तीसरा सामान क्या लिया, आटा, आटा लिखना। अब देखो मात्रा कितना कितना लिया, 2 किलो, तो यहाँ 2 किलो लिखना। आलू कितना लिया, 1, आलू कितना लिया, 2 किलो, ये भी 2 किलो लिखना। और आटा लिया देखो 1 किलो, तो 1 किलो लिखना। हो गया। अब दर, अब दर के कहाँ से लिखते हैं, मूल्य सूची से। तो देखो शक्कर में कितना लिखा है, 40 रुपये, तो शक्कर सीधा में 40 रुपये। आलू में कितना लिखा है, 15 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 15 रुपये। आटा में कितना लिखा है, देखो 20 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 20 रुपये। अब ये राशि में कैसे लिखते हैं, इसी को जानो। तो मात्रा और दर को हमेशा गुणा करके राशि में लिखना।
कितना मात्रा लिखा है और दर में कितना लिखा है, इन दोनों का गुणा करना है, गुणा। तो 2 का गुणा 40 से करें कितना होगा, 80 रुपया। कितना होगा, 80 रुपया। 15 का गुणा 2 से करोगे 30 रुपया, और 20 का गुणा 1 से करोगे 20 रुपया। हो गया। अब इसको यहाँ योग लिखा है, देखो योग माने जोड़ना है, तो 0 का 0, 8 3 11 2 13, ये हो गया 130 रुपया। बिल बन गया जी। यहाँ साइन कर देना, यहाँ जो भी बिल क्रमांक 1 2 3 लिख देते हैं, यहाँ नाम लिखना अपना। जैसे मेरा नाम रामलाल है तो मैं रामलाल लिख दिया। आपका जो भी नाम है, जो बच्चे का नाम है, ठीक है, वो लिखना। ठीक, जैसे यहाँ दिनांक लिखना, मान लो परीक्षा 27 को हो रहा है तो 27 दूसरा महीना 2025 ऐसे लिख देना। ठीक, इस तरह से बिल बनाने वाला प्रश्न भी आएगा दीर्घ उत्तरी के रूप में। ठीक, तो आप लोग उसको ज़रूर सीख जाना, प्रश्न पूछा ही जाएगा बिल बनाने से संबंधित। तो ये रहा हमारे शिक्षक साथियों, साथ ही साथ बच्चों, ये मॉडल पेपर और इस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। तो जिन जिन टॉपिक्स का मैंने जिस टाइप का प्रश्न बताया, उन प्रश्नों को हल करना ज़रूर सिखाइए बच्चों को, ताकि प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें, अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। और जिस टॉपिक का छोटा प्रश्न आना है, उस टॉपिक से छोटा प्रश्न ही हल करवाना सिखाइए। ठीक है, जिस टॉपिक से दीर्घ उत्तरी आना है, उस टॉपिक से दीर्घ उत्तरी जरूर हल करवाना सिखाइए। ठीक, चलिए इस बार अन्य विषय का मॉडल पेपर लेकर आएंगे, और कौन से पार्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछा जाना है ये उसमें भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।